WWE को अगर एक माइक्रोस्कोप लगा के देखें तो ये एक जंगल जैसा है। जंगल क्यों? बिकॉज सारे WWE सुपरस्टार्स जानवर ही तो हैं और स्पेशली जंगल के अंदर जानवर आपस में लड़ते रहते हैं और WWE में एक कंपटीशन चलता रहता है कि आखिर बेस्ट कौन बन सकता है, कौन वो बंदा है जो सबसे ऊपर जाके खड़े होगा। स्पेशली उस टाइम पे जब रोड टू रेसलमेनिया स्टार्ट हो जाती है और रॉयल रंबल के विनर को मौका मिलता है टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। 2024 की बात करें तो कोडी रोड्स को वो मौका दिया गया जो फाइनली WWE में वापस आए, रॉयल रंबल जीते। इनफैक्ट रेसलमेनिया 40 में उन्होंने वो चीज करके दिखाई जो उनकी पूरी फैमिली कभी नहीं कर पाई थी, एंड दैट वाज टू बिकम अ WWE चैंपियन। लेकिन एक चीज थी जो उस समय भी अधूरी रह गई कि डस्टी रोड्स, कोडी रोड्स के डैड, वहां पे वो मोमेंट के लिए नहीं थे। और इतने टाइम पहले, इतने सालों पहले जब कोडी को एक रेसलर बनाने के लिए डस्टी ने अपनी उस रोलेक्स को भेजा था, कैसे ना कैसे निक खान और ट्रिपल एच उस ओनर को ढूंढते हैं, उससे घड़ी वो वापस खरीदते हैं और कोडी को आफ्टर हिज विन एट रेसलमेनिया 40 गिफ्ट करते हैं। इससे स्पेशल बैकस्टेज मोमेंट WWE में शायद ही कुछ हमें देखने को मिले और इतने इमोशनल थे कोडी रोड्स। और अगर इस घड़ी के पीछे की पूरी कहानी आप जानना चाहते हैं तो रेसल इंडिया की कोडी रोड्स अमेरिकन नाइटमेयर डॉक्यूमेंट्री आप पूरी जाके देख सकते हैं। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस रन की जिसको नाम दिया जाता है एक पुश। आखिर कैसे उस राइटर्स रूम के अंदर डिसाइड करा जाता है कि कौन रॉयल रंबल जीतेगा, कौन रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा, और जो 4-5 मेन इवेंट स्टार्स हम पीछे छोड़ रहे हैं जो उस मैच को नहीं जीतेंगे, आखिर वो क्यों नहीं जीतेंगे, तो उनके साथ हम क्या करेंगे फिर रेसलमेनिया में। तो स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 2 ऑफ WWE अनरियल में जिसका नाम है पुश। और यहाँ पे हम बात करेंगे इस रॉयल रंबल के बारे में कि कैसे इस साल राइटर्स रूम में वो डिबेट चल रही थी, बातें चल रही थी कि कौन और क्यों इस साल की रॉयल रंबल को जीतेगा। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। तो वही लास्ट एपिसोड मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स प्रीमियर के ऊपर था, सारे बिहाइंड द सीन्स हमने डिस्कस करे थे वहां पे। और आज हम बात करेंगे मेन स्टोरीज जो आगे उसके बाद बढ़ रही थी सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। सबसे पहले कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस, जहां पे केविन ओवेंस बेसिकली अगेंस्ट हो गए थे और हमने देखा था कैसे हुआ था, वो उनकी बस के बाहर अटैक किया गया था कोडी रोड्स को। और ये आइडिया बताया जाता है ट्रिपल एच का था कि फैंस अपने आप कैप्चर कर ही लेंगे। अब वो अलग बात है कि क्या वो फैन भी WWE का ही भेजा हुआ था, वो सब छोड़ देते हैं, लेकिन वो मोमेंट इंटरनेट पे वायरल सक्सेसफुली जरूर हो गई थी। तो यहाँ पे राइटर्स रूम में दिखाया जाता है कि वो डिसीजन ले रहे हैं कि सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में कैसे हम ऑफ एयर उस मूव को वापस लेके आएंगे जो WWE में इतने सालों से इंटरनली बैंड है, और वो है एक पाइल ड्राइवर। और कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के इस मैच में हमें वो मोमेंट देखने को मिलती है ऑफ एयर कि कैसे ट्रिपल एच भाई गोरिल्ला से सारी इंस्ट्रक्शंस पास कर रहे हैं कि अब मुझे कैमरा में केविन ओवेंस दिखाओ। अब केविन ओवेंस वहां से जाए और अब वो एक पैकेज पाइल ड्राइवर लगाए। इनफैक्ट इतना ही नहीं, उस टाइम पे कोडी रोड्स को तो वहां पे पैकेज पाइल ड्राइवर लग गया और उनको बाहर लेके जाया जाता है, पर ट्रिपल एच और केविन ओवेंस की आपस में थोड़ी बहस हो जाती है स्टेज पे। और उसके बाद दिखाया जाता है इस अनरियल डॉक्यूमेंट्री में जिसने के-फेप की ऐसी तैसी करके रख दी। और वो ये मोमेंट थी कि ट्रिपल एच जाके सॉरी बोलते हैं केविन ओवेंस को कि भाई देख भाई, मैंने तेरे को गलती से धक्का मार दिया, वो मुझे लगा कि वहां पे सही लगेगा वो करना। और केविन ओवेंस कह रहे हैं भाई क्या तू सॉरी बोल रहा है, एकदम बढ़िया चीज तूने करी। तो डेफिनेटली भाई इनकी लड़ाई हुई और पर्दे के पीछे जाते इनकी सॉरी चल रही थी। तो ये पहली चीज थी जहां पे होती है मोमेंट ब्रेक। लेकिन वो बंदा जो इन कंटेंशन था या फिर थॉट्स में भी कहीं ना कहीं था टू विन द रॉयल रंबल वाज जे ऊसो। वो यहाँ पे बात करते हैं कैसे उनका WWE का जो नेम था पहले जूल्स ऊसो था, जिसको चेंज करके जे ऊसो कर दिया गया था उनके डेब्यू वाले दिन पे, एंड मोमेंट पे। ऊस का कोई मतलब नहीं होता, समोअन में ऊसो का मतलब ब्रदर होता है, वो समझाते हैं, लेकिन जो भी उनके आसपास घूमता है उसको वही वो ऊसी बोलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे वो अपने बेटे और भाई जिमी ऊसो के साथ बैठ के बात कर रहे हैं इस साल की रॉयल रंबल की कि कैसे ब्लड लाइन के ऑलमोस्ट सारे एक्टिव मेंबर्स जो हैं उस मैच का पार्ट होने वाले हैं। जे ऊसो के बेटे खुद प्रिडिक्ट करते हैं कि जेकब फाटू शायद रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं। और जे से पूछा जाता है इस एंट्रेंस के बारे में तो वो बताते हैं मैं न्यूयॉर्क गया था एक होमी के पास अपनी रिकॉर्ड करने, और मैंने कुछ भी पक दिया भाई वहां पे जो मेरे दिमाग में आया, इट्स जस्ट मी ऊस, बिकॉज मैं अब अकेला हूं। और वहां से धीरे धीरे करके कैसे ना कैसे वो एंट्रेंस बन गई। कोई बहुत ज्यादा सोचा समझा नहीं था कि जे ऊसो की इस एंट्रेंस को आखिर बनाना कैसे है और कहां वो लीड करेगी। तो इसके बाद आती है ये सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड मीटिंग भाई जो चल रही है राइटर्स रूम के अंदर,
जहां पे ट्रिपल एच सबसे पूछते हैं उनका ओपिनियन कि किसको रॉयल रंबल जीतनी चाहिए। और ये तो ऐसा था कि भाई हमारे दोस्त लोग नहीं बैठे होते भाई तेरे हिसाब से कौन जीतेगा, तेरे हिसाब से कौन जीतेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में डिसीजन बना सकते हैं, और काफी सारे लोग, एक मेजॉरिटी बोलती है सीएम पंक। तो ये बताते हैं ट्रिपल एच, तो अच्छा इसका मतलब है कि मेन इवेंट सेम रखेंगे, कोडी रोड्स वर्सेस जो है जॉन सीना, और उसके बाद सीएम पंक वर्सेस गुंथर इनिंग को रखेंगे। लेकिन उसके बाद एक बंदा जॉन सीना का नाम लेता है कि कैसे अपने फेयरवेल टूर में उसको जीतना चाहिए। लेकिन उसके बाद एड कॉस्की जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, वो बोलते हैं कि कैसे जे ऊसो के ऊपर उनको रिस्क लेना चाहिए। और माइकल हेज जो कि प्रोड्यूसर है वो भी कहते हैं कि शायद ये सही मौका है जे के साथ जाने का। तो उसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट रॉ से पहले ट्रिपल एच जाते हैं और जे से बोलते हैं कि भाई अगर मैं तेरे को एक रॉकेट पर डाल के सीधा आसमान तक उड़ा दूं तो क्या तू उसको संभाल पाएगा, क्या तू उसको राइड कर पाएगा। जे ऊसो कहते हैं भाई जो मुझे तुम दोगे मैं उसको संभाल लूंगा। और यहाँ पे ट्रिपल एच और बाकी टीम का बेसिकली डिसीजन बन गया था कि इस साल जे ऊसो को जो है हम रॉयल रंबल देंगे, बिकॉज अभी अगर उसके पास मोमेंटम है तो उसका पुश जो है वो अभी आ जाना चाहिए। और इन मीटिंग्स का पार्ट जो है वो पॉल हेमन भी होते हैं। भले ही अभी तक मुझे पॉल हेमन कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज एक और वीडियो आएगी चैनल पे जहां पॉल हेमन ने क्यों इन मीटिंग्स में कुछ नहीं बोला और क्या वो सारी मीटिंग्स में होते हैं या फिर नहीं, उस वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो, आ जाएगी अभी 3-4 घंटे में। लेकिन यहाँ पे प्री रॉयल रंबल पे हम चले जाते हैं, रॉयल रंबल वाले दिन पे चले जाते हैं। क्या नर्वसनेस है भाई, देखते ही ऐसा लगता है कि भाई कैसी नर्व्स होंगी, इतनी बड़ी अरीना है, बैकस्टेज कैसा माहौल है, एक छोटे से कॉरिडोर में इतने सारे बड़े बड़े नाम घूम रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं। भाई ऑब्वियसली एक काफी नर्वस मोमेंट होती है। जे ऊसो हैं, रोमन रेंज हैं, सीएम पंक हैं, हमें पूरा दिखाया जाता है कि कैसे कोडी रोड्स लास्ट ईयर जीता था रॉयल रंबल, पर सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे, जे ऊसो भी नहीं जीत पाए थे। तो ये सारी मोमेंट्स, फ्लैशबैक्स जो हैं वो सुपरस्टार्स के दिमाग में भी चलती हैं कि लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाया था, क्या इस बार मैं करूंगा। अब आप लोग बोलोगे तो स्क्रिप्टेड था, उनको पता था वो हारेगा, लेकिन एज अ सुपरस्टार अपना नाम बनाने के लिए उनको जीतना जरूरी है। तो अगर वो नेक्स्ट ईयर भी नहीं जीत पाएंगे तो उनका नाम मतलब आगे नहीं बढ़ा। यहाँ पे दो बहुत कूल चीजें देखने को मिली। जॉन सीना एक मेक अ विश साइनिंग कर रहे होते हैं एक रूम के अंदर बैठ के इन बच्चों के साथ। भाई दिल खुश हो जाता है कि कैसे जॉन सीना स्पेशली जाते हैं भाई इन बच्चों के पास, जाके बैठ रहे हैं, तुम्हारा क्या सवाल है, उनसे बातें कर रहे हैं। और कोडी रोड्स भी अपनी इस इंजरी को सेल करते हुए पैकेज पाइल ड्राइवर के बाद भी साइनिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मजा बहुत आता है देख के। तो रॉयल रंबल में सबसे पहले कोडी रोड्स और केविन ओवेंस का लैडर मैच होना था, जहां पे ऊपर टंगी हुई थी विंग्ड ईगल बेल्ट एंड आल्सो द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। और यहाँ पे फिशरमैन बस्टर एक बहुत बड़ा मूव लगाया कोडी के ऊपर केविन ने, लेकिन मैच एंड होता था जब कोडी रोड्स ने एक एलाबामा स्लैम लगाई थ्रू द लैडर केविन ओवेंस के ऊपर। और यहाँ पे भाई सारे पीछे जो हैं उस एलाबामा स्लैम के बाद बोलते हैं, गोरिल्ला से आवाज आती है कि भाई जाओ चेक करो, सबके ऊपर जाके चेक करो, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग मोमेंट थी। और बैक स्टेज कोडी रोड्स इस मैच को जीतने के बाद बोलते हैं कि फिजिकली मैं बहुत ही बेकार फील कर रहा हूं, बट मैं कुछ कंप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज जिस सिचुएशन और पोजीशन में इस टाइम पे मैं कंपनी में हूं उसको भाई लोग सपनों में भी नहीं ले पाते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी केफे मोमेंट इस एपिसोड में ब्रेक हुई वो तब जब केविन ओवेंस बैक स्टेज जाते हैं कोडी रोड्स के पास। खुद इस बंदे का खून निकल रहा है, परेशान है भाई, चोट लगी हुई है इसको। जाके बोलते हैं कोडी को, सॉरी भाई कि मैंने तेरे साथ ऐसा कर दिया, और ये इसलिए भाई क्योंकि जिस तरीके से मैंने तेरे ऊपर फिशरमैन बस्टर लगाया मुझे लगा तू अपनी नेक पे लैंड किया और तेरे लिए बहुत वो बुरा हो सकता था, तेरे को गंदी चोट लग सकती थी। कोडी कहते कोई बात नहीं भाई, ठीक है, मैं समझ गया था कि वो थोड़ा उस तरीके से नहीं गया जैसे प्लान होना है, बट मैंने मिड एयर अपने आप को एडजस्ट कर लिया था, अपने आप को सेव कर लिया था। तो इनके बीच की जो कॉन्वर्सेशन है भाई इतने तगड़े राइवल्स की, वो तो ऑब्वियसली यहाँ पे सारी केफे को डिस्ट्रॉय कर देती है, आपको क्लियर पर्दा दिखा देती है कि कितने कंसर्न रहते हैं बैकस्टेज एक दूसरे के लिए। भाई एक आर्ट है, वो जाके परफॉर्म कर रहे हैं तो बाहर आके एक दूसरे के लिए बुरा तो फील होगा, यहाँ मार के किसी को कुछ अच्छा नहीं फील हो रहा है। और इसीलिए 5 एपिसोड करने के बाद भी मैं एक 6ठी वीडियो भी लेके आऊंगा जहां मैं एक्चुअली सिर्फ रिव्यू दूंगा अपना अनरियल के ऊपर, और आपको एपिसोड्स में जो हुआ है उसके बाद मैं बता पाऊंगा कि मेरे इस पूरी सीरीज के ऊपर थॉट्स आखिर है क्या। तो यहाँ पे अब आती है बात रॉयल रंबल मैच की। कोडी रोड्स तो जीत गए भाई, लेकिन ट्रिपल एच स्टेफनी मैकमैन को समझा रहे हैं बैक स्टेज कि भाई देख ऐसे करेंगे, स्पीड आएगा और इसको हम भेजेंगे रॉयल रंबल में आज। और मुझे इतनी हंसी आ रही है बिकॉज जब वो ट्रिपल एच समझा रहे थे स्टेफनी को तो वहीं अकीरा टोजावा खड़े थे जिसकी जगह खाई जाने वाली थी इस रॉयल रंबल मैच में। तो ये पूरी सिचुएशन हमें याद है बनाई गई कि स्पीड को भेजा गया था बाहर, और वो सारी चीजें तो आपने देख ही ली हैं कि कैसे ट्रिपल एच ने कॉल किया था स्पीड को। तो
उसमें कुछ यहाँ पे ऐसा नया नहीं था, लेकिन जो ब्रॉन ब्रेकर के कुछ शॉट्स दिखाए गए स्पीड को मारने के, वो बहुत खतरनाक थे इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर। और स्पीड को जो चोट लगती है, वो बैक स्टेज जाके लोगन पॉल सबसे पहले तो हैरान हो जाते हैं, अरे भाई ये क्या हो गया। और उसके बाद लोगन पॉल एक ही एडवाइस देते हैं स्पीड को, भाई प्राइम पी ले, सब ठीक हो जाएगा। इस आदमी को अपनी मार्केटिंग कभी भाई सोते हुए भी ये नहीं भूलेगा। बंदा यहाँ पे साला तड़प रहा है, उसकी चोट लगी है, खून निकल रहा है, प्राइम पी लो भाई, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा लोगन पॉल कहते हैं। लेकिन इस सब मजाक मस्ती के बैक स्टेज चलते एक बंदा ऐसा दिखा जो बहुत ही ज्यादा नर्वस था, और वो थे जे उसो। बिकॉज कहीं ना कहीं उनको खबर थी कि इस मैच को जीतने वाले हैं, तो उनको लग रहा था कि भाई मैं जीतूंगा तो क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डाउट्स आते हैं यहाँ पे। वो बहुत नर्वस लग रहे थे। लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत बढ़िया लगी इस पूरे एपिसोड के अंदर, जो एंगल्स और कैमरा वर्क डब्ल्यूडब्ल्यू ने दिखाया इस रॉयल रंबल मैच को डिस्क्राइब करते हुए, वो बहुत शानदार था भाई। एक मतलब होता है ना, कट ही नहीं लगा रहे, जहां भी जा रहे हैं वो भाई कैमरा उस एंगल पे मूव किया जा रहा है, बहुत अच्छे तरीके से वो दिखाया। रोमन रेंस के स्पीयर काफी सुंदर तरीके से दिखाए गए, उनकी एलिमिनेशन जो थी, और ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस, सीएम पंक एंड रोमन रेंस वाला जो एंगल बनाया गया। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पे जो एंडिंग मोमेंट थी, जहां जॉन सीना को एलिमिनेट करके जे उसो जीते थे, उसी समय पे ट्रिपल एच गोरिल्ला पोजीशन से ये बोल रहे थे, अरे भाई क्राउड कितना बढ़िया रिएक्ट कर रहा है, चलो मजा आ गया भाई, ऑलरेडी वो देखो ईट ईट करने लग गए हैं। तो ये बंदा जो हेड है, मतलब चीफ क्रिएटिव ऑफिसर है, उसको तो पता है ऑलरेडी भाई क्या होने वाला है, लेकिन उसकी नजरें हैं कि आखिर इस पे रिएक्शन मिलेगा या नहीं। बिकॉज अगर लोग बू करने लग जाएं, अगर कुछ बुरा रिएक्शन आ जाए, तो सारी जो है वो करी धरी चली जाएगी पानी में। तो ट्रिपल एच का इंटरेस्टिंग लगा देख के कि उसी समय कैसे नोटिस करने लग जाते हैं साइंस कि क्या हमारा डिसीजन अच्छा है या फिर अच्छा नहीं है। इसके बारे में जॉन सीना बोलते हैं पोस्ट ओपिनियन में कि बहुत लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं लाइफ के अंदर, कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम अर्न करते हो, कुछ तुम नहीं करते। जे ने अपॉर्चुनिटी अर्न करी है, इस वजह से जे वॉन द रॉयल रंबल। बैक स्टेज ऑब्वियसली जेकब पार्टू और जिमी ऊसो बहुत अच्छे से खुशी से ट्रीट करते हैं। यहाँ पे सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, ट्रिपल एच, सारे लोग आके कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। यहाँ पे जे ऊसो को बहुत अच्छा हैप्पी माहौल था, सारे टॉप स्टार्स काफी खुश लग रहे थे जे ऊसो को देख के यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे ये टाइमिंग सही फील हुई थी, जे ऊसो का पुश जिस तरीके से उनको दिया गया, ऐसा लग रहा था कि भाई इस पॉइंट पे ठीक किया है ये करके। और इसी के बाद जॉन सीना जाते हैं अपनी पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बोल देते हैं कि मैं एलिमिनेशन चेंबर में एंटर करूंगा, बिकॉज उस अपॉर्चुनिटी को मैंने अर्न किया है इतने साल के डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेरिट पे, कि एटलीस्ट मैं एक मौका ले सकूं टू गो टू द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया एंड बिकम अ 17 टाइम चैंपियन। और कोडी रोड्स बिल्कुल एंड में यही बोलते हैं कि भाई अगर कोई एक बंदा इस साल रेसलमेनिया में मैं चाहता हूं मुझसे लड़े, वो है जॉन सीना। लेकिन ये जे ऊसो के लिए वो कहते हैं कि जितना भी तुम्हें पुश मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो मुझे भी मिल रही है, इसको कभी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लेना, बिकॉज कभी भी किसी भी टाइम तुम्हारी आंखों के सामने उसको छीना जा सकता है। अनबिलीवेबल एपिसोड की कैसे डेप्थ जाती है एक रॉयल रंबल जैसे मैच को प्लान करने के लिए। कितने सारे मैकेनिक्स अभी भी यहाँ पे नहीं दिखाए गए होंगे जो कि एक्चुअली में जाते हैं भाई इस पूरे शो को रन करने के लिए। लेकिन क्रिएटिव मीटिंग्स बहुत कूल लगती हैं कि कैसे इनके दिमाग में कुछ होता है, फिर धीरे धीरे करके वो कुछ और बन जाता है और फिर उसके अकॉर्डिंग ये प्लान करते हैं। पॉल हेमन वाली वीडियो आज बिल्कुल भी ना मिस करें, कल आएगा एपिसोड नंबर 3 ऑफ WWE अनरियल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।